हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम ब्लॉक 4 यूनिट 2 एमपीसी 001 का कवर करेंगे। यूनिट 2 को हम आज दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। प्रीवियस ब्लॉक 4 की जो फर्स्ट यूनिट आप पढ़कर आए हैं वो आपने पूरी यूनिट एक ही वीडियो में कवर की थी, बहुत छोटी थी, वो जस्ट इंट्रोडक्शन ही था। और आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम जानकर दो पार्ट में डिवाइड करें क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं। वैसे इसे देखकर यहाँ पे कुछ ऐसा अंदाजा लगता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंदर कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो को आप इंट्रोडक्शन की तरह मत लीजिए, अच्छे से समझना है। जो यूनिट का नाम है वो है स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर जनरल इस टर्मिनोलॉजी को समझे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो स्टेजेस आती हैं, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, वही सब हम बात करेंगे। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपको नजर भी आ रहा है, कुछ टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। तो कैसे चीजें समझी जाएंगी इस वीडियो में, फटाफट से बिना किसी डिले के हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे नेचर ऑफ द प्रॉब्लम से, कैसे उसके सॉल्यूशंस जनरेट कर सकते हैं। और इतना ही पार्ट हम कवर करेंगे 2.2.3। बाकी का पोर्शन, दो ही पोर्शन बचेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इंट्रोडक्शन को क्विकली रिव्यू कर सकते हैं, वैसे सब कुछ पढ़ के आए हैं आप। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। क्या हम किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किए बिना, उसके नेचर को जाने बिना उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर नो है, अ बिग नो है, जो आप सभी कहेंगे ऑफ कोर्स। तो प्रॉब्लम के नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप भी है, राइट, एक स्टेज भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि बिना ये जाने कि प्रॉब्लम किस बारे में है, क्या बात है, हम कुछ भी शुरुआत नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड नेचर, कि क्या इश्यू है ये फिगर आउट करना, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन कौन से गोल्स इन्वॉल्व हैं, क्या हम आउटकम चाहते हैं और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम की है। जब हम नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हेडिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम ये एक हेडिंग की तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ये एक पार्ट बन जाएगा आपका स्टेजेस में, ठीक है। ये एक स्टेजेस में पार्ट बन जाएगा कि कैसे हम प्रॉब्लम के नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। आप ही सोचिए कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आप किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो कि उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होंगी, या जिस पर्सन की वो प्रॉब्लम होगी उस पर्सन से एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो उन सब के बारे में स्टडी करना इस नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर आएगा। मतलब हम सब कुछ ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड देख पा रहे हैं। और ये भी जरूरी है कि जो प्रॉब्लम हमने समझी है, अपने माइंड में उसको इस तरीके से कोडिंग कर पाए उसकी, कि जब हम उस पर वर्क करना शुरू करें तो वो एक हाइपोथेसिस या एक सिचुएशन हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो। उसको इतना अच्छे से क्लैरिटी से समझ लेना है कि जब उस पर आगे वर्क करें तो दोबारा उस प्रॉब्लम पे जाके उसको समझने की जरूरत ना पड़े। तो सब कुछ प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड कर लेना कम्स अंडर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आती है बात सोल्यूशन जनरेट करने की। ये नेक्स्ट स्टेज है, जब हमें अब उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को जनरेट करने के काम पे लग जाना है। वैसे तो ये बात ऐसी लगती है कि कोई सोल्यूशन जनरेट करना है तो मतलब तुरंत एक्शन में आ जाना है, बट एक्चुअली हम तुरंत एक्शन में नहीं आते हैं। उसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं वो इसको कवर करेंगी। जैसे सबसे पहले हम करेंगे, क्या काम करेंगे, जजिंग द बेस्ट अमंग द लाइकली सोल्यूशन। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, तो हमारा माइंड क्विकली जजमेंट करने लगता है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। पर हमारा माइंड साइमल्टेनियसली ये भी प्रोसेस करने लगता है कि उनमें से बेस्ट क्या है और क्या करना ज्यादा ठीक रहेगा। वही काम हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। जब हम जज करते हैं तो उस टाइम पर भी हम कुछ और चीजें करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड बेस्ट सोल्यूशन को कैरी करने लगता है, एक माइंड में हमारा इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है, और उस सोल्यूशन के बारे में भी हम इवैल्यूएशन करने लगते हैं कि अगर हम इसको ही पिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये चीजें बहुत फास्ट भी हो सकती हैं और बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकती हैं। अगर हम बड़े लेवल पे कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हमारी है जो बड़े लेवल पर हमारा काम हो रहा है, तब तो हमारा इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कई आउटसोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो अपना पार्ट उसमें प्ले करेंगी। लेकिन अगर कोई क्विक प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना है, हमें किसी क्विक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्विकली, तो हमारा माइंड बहुत क्विकली इस काम को कर लेता है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम किस लेवल पर सॉल्व हो रही है, उसके हिसाब से भी इसकी टाइम और ट्यूनिंग डिस्कस होगी, ठीक है। अब जब हम बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। जाहिर सी बात है, जब हम बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो algorithm and heuristic are the strategies which can be used depending upon the requirement of the problem। ये जो ह्यूरिस्टिक और अल्गोरिदम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके मैं अभी बात भी आपसे करी थी कि आपको बताऊंगी। इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, अल्गोरिदम्स और ह्यूरिस्टिक्स क्या होती हैं
और इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है। मतलब ये लिटरली तीनों सेक्शन को डोमिनेट करते हैं दोनों टॉपिक, और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी इसको आपको कनेक्ट किया जा सकता है। बी और सी सेक्शन में ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी ए में भी चांस की बातें आ सकता है। अब इसी के बाद हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, लेकिन दो कैटेगरीज ब्रॉड हैं जिसमें हम अल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक की बात अभी कर भी रहे थे, नाम ले रहे थे। ठीक है, अल्गोरिदम क्या होता है? अल्गोरिदम को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ में अभी तो मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी है ऊपर, लेकिन यहाँ समझाऊंगी आपको। एन algorithm is a specific procedure for solving a type of problem. An algorithm invariably leads to the solution if it is used properly. That is, it is a procedure of steps that does guarantee a solution if one allows the step correctly. Algorithm का मतलब ये होता है कि ऐसा solution जब हम फॉलो करते हैं, वो किसी भी सीन में हो सकता है, जब हम उसे फॉलो करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन है वो गारंटेड रहता है। मतलब हमारा प्री डिसाइडेड, जब हम प्री डिसाइड करके किसी सोल्यूशन को लेकर चलते हैं तो वो अल्गोरिदम की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर रूल्स होते हैं, प्रॉपर रूल्स का फॉलो हम करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जहां पर आपको कोई फॉर्मूला पता होता है और आपको मालूम होता है कि उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आंसर पक्का आएगा ही आएगा। वो अल्गोरिदम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कहते भी हैं मैथमेटिकल अल्गोरिदम, स्टैटिस्टिकल अल्गोरिदम, सुना भी होगा आपने वो टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे सोल्यूशन जो होता है वो गारंटी के साथ निकलता है। कंसीडर एनाग्राम प्रॉब्लम्स इन विच वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज groups of letters into words. Example of algorithms are systematic and systematic random search techniques. कोई भी ऐसी टेक्निक हम जो यूज कर रहे हैं जो सिस्टमेटिक वे में चल रही है, वो सभी अल्गोरिदम के अंदर आती हैं। अच्छा, अनसिस्टमेटिक रैंडम सर्च मींस दैट वी ट्राई all kinds of possible answers but make no attempt to be orderly in our search and keep no record of our previous attempts. As a consequence, we may repeat a response that has already proved to be wrong. In systematic random search, we try out all possible answers using a specified system. ये जो मेथड होता है somewhat more efficient than us unsystematic random search, but it is highly time consuming when there are many alternative answers. अल्गोरिदम्स के अंदर ही सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों टाइप की रैंडम सर्च टेक्निक आती हैं, जो अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और सिस्टमेटिक रैंडम सर्च जो होती है वो ज्यादा पॉसिबल तरीके से हमें आंसर्स के करीब लेके जाती है, लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रैंडम सर्च होती है वहां पे चीजें उतना बेटर नहीं हो पाती। इफ यू आर गिवन अ 3 letter एनाग्राम YBO विद इंस्ट्रक्शंस टू अनस्क्रैम्बल इट, प्रोसीड विद अ सिस्टमेटिक रैंडम सर्च YOB BYO BOY. However, notice how time consuming it would be to use a systematic random search to solve a longer anagram such as ये, अगर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी हम रूल से चलेंगे, सिस्टमेटिक वे में ज्यादा चलेंगे, वहां पर तो हमारा ये जो मेथड है अल्गोरिदम का वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अनसिस्टमेटिक में भी हम अल्गोरिदम का यूज करते हैं। ओके, जहां पे हम कुछ ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारा मेथड स्पेसिफाइड नहीं होगा। ह्यूरिस्टिक की बात करें तो इन दिस स्ट्रेटेजी एन इंडिविजुअल डज नॉट गो फॉर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बट चूज सम मोस्ट रेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स. दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट रूल व्हिच टेक्स लेसर टाइम बट डज नॉट गारंटी सक्सेस. एक तरीके से हम ट्राई करते हैं कि ऐसा करके देखें तो क्या होगा, वो हमारा ह्यूरिस्टिक में आता है। और ह्यूरिस्टिक आर रूल्स ऑफ थंब दैट हेल्प अस सिंप्लीफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम. जो भी कोई शॉर्टकट हम अपनाते हैं, जो भी ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड हम करते हैं जिसके बाद हमें ये तो नहीं पता होता कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर कई बार हमें अंदाजा रहता है, हम अपने कॉमन सेंस से उस चीज को यूज करने की कोशिश करते हैं, वो सभी मेथड ह्यूरिस्टिक में आते हैं. Heuristic do not guarantee a correct solution to a problem, but when they work, they permit more rapid solution. लेकिन जब अगर हमें कोई किसी चीज की करने की कोई ट्रिक पता चल जाए और तो हम उसी को रिपीट करते जाते हैं तो हमारे टाइम को काफी ज्यादा कट कर देता है. तो इसी वजह से ह्यूरिस्टिक ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जहां पे हम कोई ऐसा काम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर पहले कर चुके हैं और दोबारा उस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में उसको यूज करने की कोशिश करते हैं. How many words can you make from the pool of letters DWARG? In this anagram, we can find the familiar combination of dr and gr. We may then quickly find draw, drag and grad. The drawback to this method, however, is that we might miss some words. क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ शॉर्टकट लेके चल रहे हैं तो हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए. Okay, psychologists have paid more attention to how humans use heuristic than how they use algorithms. कई बार जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोग, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं इसको, ह्यूरिस्टिक को, और एल्गोरिदम को प्रेफर ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ह्यूरिस्टिक जो है वो हमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट प्रोवाइड करा रहे होते हैं.
अब आपको इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों के कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ, जिससे आपको बात समझ में आ जाए कि ये जो दोनों ही मेथड है हमारे एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक, वो किस तरह से डिफरेंट है। जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो अगर आपको कोई कुकिंग की रेसिपी फॉलो करनी है तो उसमें आप क्या करेंगे, जो स्टेप्स हैं उनको वैसे ही लेकर चलेंगे तभी वो रेसिपी बन पाएगी, है ना। या फिर हम कहें कि अगर आपको कोई शूलेस टाई करने के लिए कहता है तो शूलेस को टाई करने का एक तरीका होता है। ऐसा कोई भी काम जिसका एक तरीका होता है और उसी तरीके से उसको किया जा सकता है, वो सभी एल्गोरिदम के अंदर आते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, टेबल बनाना, कोई कारपेंटर कोई वर्क कर रहा है तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, एल्गोरिदम का मेथड फॉलो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि वो किसी चीज में ट्राई करने की कोशिश करे लेकिन वो ट्राई ज्यादा नहीं करेगा, वो यहाँ पे एल्गोरिदम पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि उसे पता है पहले मुझे ऐसा काम करना है, दूसरा ऐसा करना है, तीसरा ऐसा करना है। जितने भी सिस्टमेटिक वे में काम होते हैं वो सब एल्गोरिदम के अंदर आते हैं। ह्यूरिस्टिक में वो सभी स्ट्रेटेजीज आती हैं जो हम गेसिंग गेम करते हैं। जैसे अगर आपके घर कोई आया है गेस्ट और उन्होंने आपसे बोला कि चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं और हमारे पास आधा घंटे का ही टाइम है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नियरेस्ट रेस्टोरेंट को पिक कर लेगा। आप उसी जगह पर जाना चाहेंगे जो सबसे करीब होगा क्योंकि अभी आपको टाइम भी सेव करना है। तो इसमें आप कोई मेथड नहीं, सिस्टम से नहीं चल रहे हैं आप यहाँ पे, आपका ये ह्यूरिस्टिक चल रहा है यहाँ पे कि आप क्विकली कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है इसके, जब आप मान लेते किसी ग्रोसरी स्टोर में गए और वहां बहुत सारे आइटम रखे हैं, आप डिसाइड करके गए थे कि मुझे ये चीजें खरीदनी है, इसी ब्रांड का ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन आपने दूसरे ब्रांड में देखा कि उसमें प्राइस कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपने अपना जो है वो मेथड बदल दिया। वहां जाके आपने क्या किया, अब ये ह्यूरिस्टिक हो गया कि आपने वहां पे उस चीज को देखा कि आपने कुछ डिस्कवर किया। इन अ वे आपके माइंड ने डिस्कवर किया कि ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी, तो क्यों ना ये करके देखा जाए, इस बार यही ट्राई कर लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों में करते रहते हैं, जैसे किसी पर्सन के बारे में जजमेंट करना कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम ह्यूरिस्टिक को अप्लाई करते हैं। वहां हम ये नहीं कहते कि नहीं पहले उसने ये बात बोली थी इसका मतलब ये निकला, उसके बाद उसने ये बात बोली थी, हम चल ही नहीं सकते उस मेथड से। तो ज्यादातर जितनी भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हम यूज करते हैं या जितने भी साइकोलॉजिकल मेथड्स हम यूज करते हैं वो ह्यूरिस्टिक के अंदर आते हैं, लेकिन जितने भी हम सिस्टमेटिक मेथड यूज करते हैं जिसमें कि हम साइंटिफिक भी कह सकते हैं जिनको, वो सभी एल्गोरिदम्स के अंदर आते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि हम क्या क्या यूज करेंगे। ओके, द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिपेंड्स और टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। पहली बात तो यही जरूरी है, जैसे आप नई दिल्ली से चेन्नई जाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे ट्रेवल एजेंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कौन सा कहाँ का ट्रेवल आपको इजी रहेगा, कहाँ स्टे इजी रहेगा। आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, ट्रेवल एजेंट से आप असिस्टेंट लेंगे, नियरेस्ट एटीएम में जाएंगे, जो भी नेट बैंकिंग का यूज आप करेंगे। ये डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जहां पे आपको पता होता है कि किन किन चीजों को हमें कैसे कैसे करना है, सारी चीजें कहाँ से कौन सी चीज किससे लिंक है। तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ जनरल डोमेन इंडिपेंडेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमें चीजें पता नहीं होती हैं, कि पहले से हमें आइडिया नहीं होता है कि किस चीज को हमें पहले और किसको बाद में करना है। जनरेट एंड टेस्ट टेक्निक, ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सबसे पहले एक प्रॉब्लम आप समझ लीजिए, आपके ठीक सामने लिखी है। थिंक ऑफ 10 वर्ड्स बिगिनिंग विद लेटर सी दैट यू ईट और ड्रिंक। सोचिए इसके बारे में। The process that most of us use to arrive at the solution to such a problem generally involves what is called generate and test technique। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ जनरेट करेंगे कुछ पॉसिबल सोल्यूशन को और उनको टेस्ट करेंगे। Above problem में generating a list of things to eat or drink beginning with letter C, some of the names that often come to our mind sound as if beginning with C but which actually not, like ketchup, and some that start with C but are not names of drinks or eatables, जैसे कि केबल कैन might have come to your mind as a solution but on thinking you would have discarded these words। हमारा माइंड ने क्या किया, बहुत सारी चीजों को पहले सोचा, जनरेट किया, उसके बाद उसको फिल्टर भी कर दिया। दिस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन एंड देन सीइंग इफ दोस पॉसिबिलिटीज मीट ऑल द क्राइटेरिया। हमें ये भी देखना होता है कि जो भी हमने सोल्यूशन सोचा है क्या वो हमारे उस क्राइटेरिया को मैच भी कर रहा है। हमारा माइंड तो कह रहा है कि ऐसा कर लो, लेकिन क्या उसको करके वो काम बन पाएगा, ये भी हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली सोचने लगता है। जनरेट एंड टेस्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमारा माइंड पहले कोई सोल्यूशन जनरेट करता है और फिर ये सोचता है कि वो जो जनरेशन हमने किया है, जो क्रिएट हमने किया है, उसको हम यूज भी कर पाएंगे या नहीं, उसको हम उसका टेस्टिंग वाला पार्ट कहते हैं। ये अपनी इफेक्टिवनेस कैसे लूज कर देता है, जब हम बहुत सारे सोल्यूशन तो सोच लेते हैं लेकिन फिर हमें पता चलता है कि अरे ये तो हम आगे यूज ही नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, वहीं पर जाके हमारे ये जो मेथड है वो फेल हो जाता है। फिर आता है मीन एंड एनालिसिस, शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाता है, सी सेक्शन का ये टॉपिक है, को नोट कर लीजिए सी सेक्शन में।
3 मार्क्स में ये पूछा जाता है, मीन एंड एनालिसिस क्या होता है। It is a strategy in which the problem solver divides the problem into a number of sub problems or smaller problem। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके कई पार्ट्स हमारा माइंड कर लेता है। हर प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब उसकी ओरिजिनल स्टेट और उसकी गोल स्टेट में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम हो गई, उसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए, हर एक का ओरिजिनल स्टेट है और एक गोल स्टेट है। उसके बाद द नेम मीन्स एंड एनालिसिस fits the process because it involves figuring out the ends you want and then figuring out what means you will use to reach those ends। मतलब हम जब प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते रहते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी एक एक प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। तो हमें अगली प्रॉब्लम के लिए उसका एक मीनिंग मिलता चला जाता है कि अब हमें इस बेसिस पे आगे बढ़ना है। Every day we all solve problem by using means and analysis। Means and analysis involves sub goals to eliminate the difference between the current state and the condition for applying desired operator। कई बार प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट होती है कि हम उसके गोल, जो बिगिनिंग स्टेज है, उससे गोल तक पहुंचने में हमें लगता है कि रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे में मीन एंड एनालिसिस उसको पार्ट्स में ब्रेक करने की वजह से हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम जो स्टेप्स में सॉल्व की जाती है, जैसे अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दी और इसको भी आपको सॉल्व करना हो तो ये भी स्टेप्स में सॉल्व की जाएगी। आप इसका डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, है ना। आप पहले इसको एक लेवल पर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर और लेवल पे सिंप्लीफाई करेंगे, करते करते आप गोल तक पहुंच पाएंगे। तो जितने ज्यादा स्टेप्स यहाँ पर होंगे उतनी ही चीज आपको आसान लगेगी करने में, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है बैकवर्ड सर्च। बैकवर्ड सर्च जो होता है, backward search heuristic, the problem solver starts at the goal state। Sometimes it is useful to start at the goal state of a problem and attempt to work backward to the initial stage। तो क्या हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं? नहीं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कई बार हमारे सामने विजन क्लियर होता है कि किसी प्रॉब्लम का क्या जो है वो आंसर निकल सकता है, क्या उसका अंत हो सकता है। उस अंत को सोचते हुए फिर हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पीछे चलते हैं, लेकिन नाम इसका बैकवर्ड सर्च है क्योंकि हमें बताता है कि कई बार हम चीजों को देख सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम जिनको हम दूर दूर तक अज्यूम भी नहीं कर सकते कि उसमें क्या हो सकता है, वहां पे बैकवर्ड सर्च यूज नहीं हो सकता। ओके, तो इन सॉल्विंग अ पेपर पेंसिल मेज इट मे बी इजियर टू सी द करेक्ट पाथ बाय स्टार्टिंग एट द एंड। Working backwards can be a very useful heuristic, particularly for problems that contain a uniquely specified goal। आपने कभी ऐसी कोई मेज देखी होगी जिसमें वो चूहे को बिल्ली के पास ले जाना होता है, बिल्ली को चूहे के पास ले जाना होता है। तो हम पहले चूहा और बिल्ली दोनों की पोजीशन देख लेते हैं, वो कहाँ पर हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। तो कहीं हमारे माइंड में मैपिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जब हमें मालूम है ना कि जो बिल्ली को कहाँ तक लेके जाना है, चूहे के पास लेके जाना है, चूहे का घर ये रहा, तो उसके घर को हमने देख लिया, वहां पे हमें विजन क्लियर है दूर का। तो उस केस में हम इस तरीके का बैकवर्ड सर्च भी यूज कर सकते हैं। प्लानिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू टू सिंपल एस्पेक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स। फर्स्ट द सिंपल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, लीविंग बिहाइंड द कॉम्प्लेक्स वन, देन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट इज टेकन एंड इज सॉल्व्ड। किसी भी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना लें, उसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो पार्ट में डिवाइड कर ले, सिंपलर पार्ट को पहले सॉल्व करें, डिफिकल्ट पार्ट को बाद में सॉल्व करें। इससे एक माइंड में भी रहता है कि हमने इस प्रॉब्लम को कुछ परसेंट सॉल्व कर लिया है और प्रॉब्लम जो है वो इजी सॉल्व होती चली जाती है। ठीक है, ये सब चीजें इसको आप रीडिंग करेंगे फटाफट से। उसके बाद थिंकिंग अलाउड। थिंकिंग अलाउड क्या होता है? थिंकिंग अलाउड एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एरिक्सन और साइमन ने रेफर किया था एज अ मेथड ऑफ थिंकिंग अलाउड, एज अ मेथड फॉर स्टडीइंग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जिसे हम कंकरेंट वर्बलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। कंकरेंट वर्बलाइजेशन रिलाइज ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी, वेयर रेट्रोस्पेक्टिव वर्बलाइजेशन रिलाइज ऑन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये रेट्रोस्पेक्टिव से डिफरेंट होता है कंकरेंट वर्बलाइजेशन, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर रिलाई करता है। जब भी जो सब्जेक्ट होता है यानी जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, दैट थिंक अलाउड, दे पुट इनटू वर्ड्स अ प्रोसेस दैट नॉर्मली टेक्स प्लेस नॉन वर्बली। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती हैं, उनको एक वर्बल फ्रेम दे देना, वही कहलाता है ये प्रोसेस, जो कि किसी भी सब्जेक्ट को सोल्यूशन की तरफ ले जाने में एक वर्बल डिस्क्रिप्शन देता है। वर्बल डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि पर्सन उसको एक डिफाइन कर पाता है वर्ड्स में कि मैं ऐसे करने वाला हूं। ये नहीं है कि उसके माइंड में ही सारी चीजें चल रही हैं। नेवेस जो थे उन्होंने इसको क्लियर किया था एक स्टेप्स की सीरीज के साथ में। पहला स्टेप उन्होंने बताया था कि जो प्रोटोकॉल है दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू फ्रेजेस व्हिच आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल एक्ट्स। क्या क्या हम सिंगल एक्ट करेंगे, उसको हम उस प्रोटोकॉल को हम पार्ट्स में, फ्रेजेस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। सेकेंडली द एक्सपेरिमेंटर कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम बिहेवियर ग्राफ। फिर क्या उन चीजों में वो करेगा, उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड वो एक प्रॉब्लम बिहेवियर ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेगा। A concrete description of the way in which the subject moves around in the problem space। किस तरह से प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करेगा, प्रॉब्लम और उसके एग्जीक्यूशन को लेके दोनों स्टेप में इस चीजों को डिफाइन किया जाएगा। ये काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन एविडेंस ये भी कहते हैं कि इट मे इंटरफेयर विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस।
और बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया गया है। एक इस पे स्टडी की गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं फटाफट, जिसमें उससे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ और स्ट्रेटेजीज की क्विकली बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एक स्ट्रेटेजी होती है, ये कुछ वो स्ट्रेटेजीज हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज की जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शन, दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ मॉडल ऑफ द सिस्टम बिफोर अप्लाइंग टू द रियल सिस्टम। एक बार ट्राई कर लिया हमने रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने से पहले। डिवाइड एंड कॉन्कर, while using this approach to problem solving, people break down a large complex problem into smaller parts. हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आपने पढ़ा है, जानते हैं थोड़ा बहुत आप, कि दिस इन्वॉल्व्स अज्यूमिंग अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, कुछ आइडिया लगा लेना, अजम्पशन बना लेना और उसके बाद उसको टेस्ट करना। लेटरल थिंकिंग, इसमें कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती है जहां पे इनडायरेक्ट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में घूम के चल के आना, दैट इज कॉल्ड लेटरल सोल्यूशन, लेटरल थिंकिंग। Method of focal objects, this approach involves synthesizing seemingly non-matching characteristics of different object into something new and reaching to a solution. इनडायरेक्ट वे में किसी थर्ड पार्टी का यूज करते हुए, फोकल ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचना, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ फोकल ऑब्जेक्ट्स। रिडक्शन में प्रॉब्लम को हम दूसरी प्रॉब्लम से एसोसिएट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। रिसर्च तो अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही बारीकी से लेकर चलते हैं। रूट कॉज एनालिसिस में हम केवल जिसका रूट कॉज है उस पर वर्क करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ट्रायल एंड एरर सबसे ज्यादा यूज होती है, इसमें हम किसी चीज को ट्राई करके देखते हैं, अगर वो हिट हो जाता है मतलब ट्राई एंड हिट करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, वरना उसको एरर की तरह ले लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप वर्क करता है जहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम किसी आइडिया पर पहुंच पाते हैं। ओके, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपने देखा ये वीडियो जो था वो काफी सारी चीजें समझने वाली थी, तो बहुत फास्ट लेके जबरदस्ती चलने की हमें जरूरत नहीं थी। इस यूनिट को हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे और फोर्थ ब्लॉक भी हमारा 50% कंप्लीट हो जाएगा उसी के साथ में। बचे हुए 2 यूनिट्स को हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे और इस तरीके से एमपीसी 1 को हम कंप्लीट करने के बहुत करीब आ चुके हैं। पूरी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या फीडबैक या रिव्यू देना चाहेंगे, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।